बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का है। सेल के हवाले से हम तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जेनेटिक्स के हवाले से भी बात काफ़ी सारी हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो पोटेंशियल्स के हवाले से, एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं, किस तरह से मेंटेन होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जो जो मूवमेंट है आयंस की अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बैकग्राउंड बन जाए कि किस तरह से जो है ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है वो किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है, मेम्ब्रेन एक्टिविटी, उसमें कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें मालूम है कि आपको एक तस्वीर पहले भी दिखाई गई थी सेल मेम्ब्रेन के हवाले से। दिस इज अ लिपिड बायलेयर। इसके अंदर अगर आप देखें तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, इसके अलावा चैनल प्रोटीन्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं और रिसेप्टर प्रोटीन्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं। अच्छा, ये मेम्ब्रेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आयनिक बैलेंस है मेंटेन करना जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली मेंटेन करती है। कुछ जो आयंस हैं जिनको हमेशा हर सूरत में सेल से बाहर रहना होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयंस कहलाते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मेंटेन किया जाता है। और जो इंट्रा सेल्यूलर आयंस होते हैं उनको इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर मेंटेन किया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मेंटेन किया जाता है। मूवमेंट जो होती है इनकी अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होती है। दे कैन नॉट डिफ्यूज freely through the membrane. That is the reason why the cell membrane is maintaining the internal environment of the cell. जैसे कि आपको ये वाली स्लाइड्स पहले भी कर चुके हैं, जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि जी ट्रांसपोर्ट जो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस किस तरह की होती है। एक होती है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरी जो होती है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो ओनली फॉर्म है जिसके लिए कैरियर की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के जो अगेंस्ट की डायरेक्शन में, यानी डाउन हिल जो मूवमेंट होती है वो होती है, यानी मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं ये। ठीक है जी, प्रोसेस जो है वो पैसिव है, मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद फिर जो परमिएबिलिटी होती है उसके कुछ फैक्टर्स हैं कि जो है वो किस किस तरह से अफेक्ट हो रही होती है। परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर सोल्यूट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी जो ज्यादा है तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज बहुत इजीली हो जाएगा। जो साइज है सोल्यूट का, अगर वो बढ़ता जाएगा तो उसकी जो डिफ्यूजन है, जो उसकी स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेम्ब्रेन थिकनेस जो है वो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करती है। फिर इसके अलावा हाइड्रोफोबिक सोल्यूट्स जो होते हैं उनकी हायर परमेबिलिटी लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रोफिलिक जो सॉल्यूट्स होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो चैनल से पास करना पड़ता है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो पाती उनकी। जो नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जैसे कि हमने बात की थी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो डिफ्यूजन को बेसिकली मेंटेन कर रहा होता है। तो अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो इस तरह से है कि जिस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है कि किसी भी सब्सटेंस की और सेल के अंदर कम है, तो उसके नतीजे में ये होगा कि मूवमेंट जो होगी वो होगी फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, डिफ्यूजन होगी। अच्छा, अब इनसाइड से आउटसाइड अगर लेकर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जो है अपहिल मूवमेंट होगी, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? इसलिए कि बाय लॉ जो कंपोनेंट है इसको हम इस तरह से एक फिगर से भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरह से होगा इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेम्ब्रेन है, मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि दिस इज अ लिपिड बायलेयर। ठीक है, और इसको हम जो है वो किसी भी लाइट कलर से इसको फिल कर देते हैं ताकि आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके कि हम इसको करना क्या चाह रहे हैं। दिस इज योर मेम्ब्रेन। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर से फॉर एग्जांपल मैं एक अदद प्रोटीन बना देती हूँ। इसको फिल कर देते हैं। अच्छा, ये प्रोटीन बन गया। अब इसके बाद क्या है कि ये बाइलेयर मेम्ब्रेन है, ऑब्वियसली आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ पे से फॉर एग्जांपल सोडियम
के मॉलिक्यूल्स हैं और ढेर सारे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी। और यहाँ पे इसकी जो तादाद है वो बिल्कुल कम है। अब आप बिल्कुल ये जो नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं उन्हीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ग्रेडियंट बन रहा है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है सोडियम की, और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हम सिर्फ अभी एक की बात कर रहे हैं, तो सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। अच्छा जी, अब इसके नतीजे में क्या होगा कि इस चैनल से, जो कि सोडियम चैनल है, वेन एवर इट विल ओपन, जो भी कोई रीजन हो वो हम बाद में बात करेंगे कि वो रीजन क्या हो सकता है चैनल को ओपन करने का। देयर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस थ्रू विच, ड्यू टू विच चैनल ओपन्स और जो है मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन वो क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं ये बात कर रही हूँ कि किसी भी रीजन से चैनल ओपन हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होगा, नेट मूवमेंट होगी ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, मूवमेंट होगी फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अब जब इस जो नॉर्मल मैकेनिज्म है कि यानी नॉर्मली सोडियम को जो है वो बाहर रहना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर ज्यादा देर रहेगा तो उसकी वजह से पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो अगर तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो इसमें इस कंडीशन को रिवर्स भी करना पड़ेगा। जब वो रिवर्स होगा तो वो किसी और तरीके से इसको बाहर लेकर जाएंगे। अब क्या हो रहा है, अगर आप खुद सिंपली देख सकते हैं कि जितने भी आयंस अंदर आ जाएं, जो इंट्रासेल्यूलर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर तो एटलीस्ट नहीं आएगी, कम ही रहेगी। जब कम रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जब अंदर से फिर दोबारा से सोडियम को बाहर निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी अपहिल मूवमेंट होगी। ये जो मूवमेंट थी ये डाउनहिल थी। ठीक है जी। अब ये जो अपहिल मूवमेंट होगी, दिस विल बी रिक्वायरिंग एनर्जी, ठीक है जी, फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। आगे चले। ऑलराइट, तो फिर अब जो है वो यहाँ पे ये जो चीज है ये आप समझ लें कि जी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो है बेसिकली डिफ्यूजन के रेट को मॉनिटर कर रहा होता है। मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से है कि जी जो मेम्ब्रेन जो वो है आपका जो नॉर्नस इक्वेशन है वो ये है कि +-61 log C1 over C2। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, यानी ये जो वोल्टेज है दैट डेवलप्स, और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन ऑफ आयंस होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। साइड 1 जो है C1 इज साइड 1 एंड C2 इज साइड 2। ठीक है जी। C1 यूजुअली उस जगह पे लिया जाता है जहाँ पे आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। लाइक अगर हम इसको सोडियम के लिए बात करेंगे तो C1 जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी और C2 जो है वो इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो C1 जो है वो इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन होगी और C2 जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉन्सेंट्रेशन होगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके हवाले से ये तीन जो चीजें हैं इनको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया कि पहली चीज जो हमने पहले बात की, दोबारा से बैक पे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑन नेट डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन। ये चीज देखिए यहाँ पर किस तरह से है कि जी आउटसाइड जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अब इनसाइड कॉन्सेंट्रेशन कम है। नेट मूवमेंट किस साइड पे होगी, इन दी डायरेक्शन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये डिफ्यूजन का जो एक मेन रूल है। अच्छा, अब दूसरा जो रूल है वो ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के हवाले से कि कहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन रहा है, उसकी बेस पर जो है से फॉर एग्जांपल जहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट हो रही है रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है जी। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भी जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इसके बाद फिर जो लास्ट चीज है वो ये है कि जी प्रेशर।
अब क्या हुआ कि से फॉर एग्जांपल एक साइड पे कंसंट्रेशन कम है, एक साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन कम है, आपने वहां पे मैनुअल प्रेशर लगाया कोई पिस्टन के थ्रू, लाइक आपको सिरिंज में भी आपने देखा होगा कि जी सिरिंज से आप क्या कर रहे होते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद जो है वो सब्सटेंस को बॉडी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं या कहीं पे भी भेज रहे होते हैं। जरूरी नहीं है, कभी कभी इस तरह भी होता है कि आपको बाकायदा प्रेशर डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस फील हो रही होती है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप पिस्टन को बहुत जोर से पुश करते हैं, जिसके नतीजे में जो कंटेंट होता है वो मूव करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो प्रेशर है अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट आल्सो हेल्प्स इन द नेट मतलब नेट डिफ्यूजन। अच्छा, इसके बाद फिर आती है हमारे पास ऑस्मोसिस। अच्छा जी, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ये है कि बेसिकली आपने क्या किया है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो है वो इसको एक मिनट ठहरे, इसको हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि आपके साथ में पहले एक स्क्रीन शेयर करती हूँ और वो स्क्रीन शेयर करने के बाद आप जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। पहले एक और पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये एक IQOGCSIC एक मतलब एक इदारा है या एक वेब पेज है जहाँ से ये मैंने वीडियो ली है। यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो वैसे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। मैंने इसके अंदर जो है आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस वो क्या है। अभी हमने आपके सामने डिस्कशन किया था डिफ्यूजन के हवाले से, तो अब जो है हम ऑस्मोसिस के हवाले से भी इसमें देख सकते हैं। वीडियो को प्ले करते हैं। अच्छा जी, वीडियो जो है ये जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं कि डिफ्यूजन किस तरह से होती है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, सोल्यूट है, सॉल्वेंट के अंदर जो है ये मिक्स हो रहा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन। अच्छा, अब इसके लिए आपके पास बहुत कॉमन एग्जांपल है सॉल्ट सोल्यूशन की, फिर इसी तरह से शुगर सोल्यूशन की। यानी आपने यूजुअली देखा होगा कि हम जब सॉल्ट या शुगर डालते हैं पानी के ग्लास के अंदर तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, फिर आप उसको जब शेक करते हैं, मूव करते हैं या काफी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी ही देर के बाद वो जितना भी जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, ये जरूर होगा कि ऊपर की तरफ फीका होगा, नीचे की तरफ ज्यादा मीठा होगा या नमकीन बहुत ज्यादा होगा। थोड़ा सा अगर आप उसको शेक कर लेते हैं या मिक्स कर लेते हैं तो वो फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टिकल्स। दैट इज योर डिफ्यूजन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो जरा सा डिफरेंट है। इसके अंदर यहाँ पे डिफ्यूजन में आपने देखा कि आप एक कॉर्नर पे सोल्यूट डाल देते हैं और फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द कंटेनर टोटली। ठीक है जी। इसके मुकाबले में अगर जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो जो जिसके बगैर आपका काम कंप्लीट नहीं होता, दैट इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी रूल क्या है कि यू हैव टू यूज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है जी। अब इसके अंदर किस तरह से हो रहा है कि ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके एक साइड पे जो है आपके पास सोल्यूट मौजूद है और दूसरी साइड पे सॉल्वेंट है खाली। ठीक है जी। अब सोल्यूट जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं यूजुअली दे आर नॉट परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यही है कि कुछ चीजों को जो है वो मेम्ब्रेन अलाउ करेगी पास होने के लिए, लेकिन कुछ चीजों को वो अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो 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 लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ये दे आर बेसिकली not moving across the membrane. जो solvent की जो particles होते हैं they are allowed to easily move across the membrane. ठीक है जी। अब इसके हवाले से अगर हम आप देखें तो अब क्या हो रहा है कि जहां पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो सोल्यूट कंटेंट है उसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की वो थोड़ी सी थिक है, उसके मुकाबले में विदाउट सोल्यूट जो सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि फ्रॉम दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट मिक्स्ड पार्ट होता है उसके अंदर जो है वो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स के नतीजे में उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब वहां पे
मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट रुक जाती है, यानी कुछ ऐसा प्रेशर अप्लाई करते हैं ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कि उसके सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कि उसके बाद मजीद सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है. That pressure exerted by the solute to prevent the movement of solvents across the membrane is known as the osmotic pressure. ठीक है जी, इसको आसान अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किसके ऊपर करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर. ये बात याद रखने वाली है कि अगर तो बहुत बड़ा भी मॉलिक्यूल है तो वो एक मॉलिक्यूल अगर बहुत बड़ा है यानी उसका मास बड़ा है लेकिन उसका नंबर बड़ा नहीं है तो वो उतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा जितने छोटे मॉलिक्यूल्स लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. यानी इसका मतलब ये हुआ कि मास बेसिकली इतना मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा होता ऑस्मोटिक प्रेशर में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं कि यूजुअली हमने नोट की है ये बात कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो सर्कुलेशन ब्लड में या जो आपके जो टिश्यू फ्लूइड जो है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर का मेंटेनेंस होता है वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है. अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि जी अगर तो प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है तो एक कंडीशन कहलाती है मेलन्यूट्रिशन की. अब ये जो मेलन्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो यूजुअली क्या होता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के नतीजे में फ्लूइड जो है वो मतलब वो वही वाली बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा. क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं. ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑब्वियसली मास उनका बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि प्रोटीन्स की तादाद कम हो जाती है यानी नंबर कम हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो पेशेंट जो है वो अंडरगो करता है द प्रोसेस ऑफ एडिमा. ठीक है जी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि osmotic pressure depends upon the number of molecules, not the mass of the particles present in the solution. As every particle in the solution exert equal amount of pressure against the membrane, the average kinetic energy of molecule is determined by, ये मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये चीज बताती हूँ. यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे हम ये बात करें कि एक सोल्यूशन है उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और वो प्रेशर एक्सर्ट कहाँ किया जा रहा है? ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर. ठीक है जी. तो अब अगर ये ब्लड वेसल होगी तो उसकी वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. कंटेनर की बात हो रही है, जिसके अंदर भी वो सोल्यूशन मौजूद है उस कंटेनर की बात हो रही है. दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. अच्छा जी, अब इसके बाद जो है इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि इसके लिए जो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल जो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल की जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे डिटरमिन की जाती है? K इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर 2. अच्छा, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये सेम रहती है अगर तो बड़ा बहुत से फॉर एग्जांपल एक बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मास ज्यादा है, ठीक है, नंबर कम है. ठीक है. और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनका मास कम है लेकिन नंबर ज्यादा है. ठीक है जी. तो होगा क्या इसकी वजह से कि इसकी वेलोसिटी जो है, मूवमेंट जो है वो कम होगी ज्यादा मास होने की वजह से, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो K है वो ऑलमोस्ट जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं या जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका तकरीबन बराबर आता है क्योंकि m इज द मास, v इज द वेलोसिटी. ठीक है जी. अब यहाँ तक बात क्लियर होगी. तो यूजुअली कहा यह जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स अगर बड़े हों या छोटे हों, K रिमेन्स कांस्टेंट या नियर कांस्टेंट. ये बात क्लियर है? आगे चले. ओके. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स जो है उसके लिए यानी आपसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि जी एक सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने डिस्कस करना. सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं हम.
ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है बेसिकली आप जैसे हमने बात की कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जो है ये चीज बेस कर रही है। एंड इस नंबर ऑफ पार्टिकल यानी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो यूनिट है वो क्या है, ऑस्मोल। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन दीजिएगा इसके ऊपर। ऑस्मोल बेसिकली 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम molecular weight of osmotically active solute। ठीक है, यानी एक ऑस्मोल जो है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट के लिए है। यहाँ पे एक आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो ये है कि मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम 1 ग्राम ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 180। हाँ जी, 180 ऑलमोस्ट ग्राम। ठीक है जी, जबकि 1 ग्राम NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, 58.5 ग्राम। आपको ये बात मालूम होगी, लेकिन आपकी सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा करने के लिए एक चीज और मैं आपको डिस्कस करूंगी। वो क्या है कि हमसे फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किस तरह से हुआ है ग्लूकोज का, वो इस तरह से हुआ है कि जी ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है विद 6 कार्बन। ठीक है जी, H2 OH एक साइड पे, उसके बाद हाँ जी OH अब आप देख सकते हैं कि तमाम कार्बन की तमाम वैलेंसीज कंप्लीट हैं। ठीक है जी, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, अगर हम देखना शुरू करें तो हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12.01, और चूंकि 6 कार्बन हैं तो इसके हिसाब से आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर खाली कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो 72.06 आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास आता है OH। OH कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है 17.008, और कितने हैं, 5 हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया है कैलकुलेट होके 85.04 का आ रहा है। ठीक है जी, अब इसके बाद फिर आपके पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1.0078 इंटू 7, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 7 पॉइंट, सॉरी ये जरा स्क्रीन मूव कर गया,
7.05. लास्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या बच रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन कितने हैं? सिर्फ एक। ठीक है जी। ऑक्सीजन का हो जाएगा आपके पास 15.999 इंटू 1 ऑब्वियसली ये रहेगा 15.999। कैलकुलेट करते हैं तो ये बन रहा है तकरीबन 180 पॉइंट समथिंग 129 या कुछ ऐसा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। राउंड फिगर में जब हम बात करेंगे तो 1 ग्राम का जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? 1 ग्राम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 180 ग्राम। किस तरह से कैलकुलेट हुआ ये आपके सामने। ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम NaCl की बात करते हैं, ठीक है जी, तो NaCl ऑब्वियसली आपको मालूम है एक मॉलिक्यूल सोडियम का है, एक क्लोराइड का है। सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? 22.99 और क्लोराइड का जो है वो है 35.45। इसको टोटल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 58.44। ठीक है जी। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया है और ये आपके पास 1 ग्राम ऑफ NaCl जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया है 58.44 यानी सॉरी 5 नहीं है 44 है, लेकिन इन्होंने राउंड फिगर कर दिया है तो वो इस तरह से 5 बन रहा है क्योंकि सेकंड या थर्ड वैल्यू पे जाके नंबर बड़ा हो जाए। देखिए ये तो हो गया आपका बेसिकली जो हम बात करें कि जी ऑस्मोल किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 ऑस्मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव सोल्यूट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का जो है 180 ग्राम जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, लेकिन ये एक ऑस्मोल कहलाएगा इसलिए कि ग्लूकोज की फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होती, फर्दर डिसोसिएशन नहीं होती इनटू ऑस्मोटिकली एक्टिव आयंस। देयरफॉर 1 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कितना होगा? 1 ऑस्मोल होगा। बिकॉज यहाँ पे दोबारा से एक बात को समझ लें, बिकॉज इट डू नॉट dissociate into osmotically active solutes. That is the reason why it is 1 osmol। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हालांकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम्स है लेकिन ये 1 ऑस्मोल के बराबर है। इसके मुकाबले में जब हम NaCl के 1 ग्राम की बात करते हैं तो वो 58.44 या 5 whatever जो भी है, ये थोड़ा सा अनटाइडी हो गया, इसको क्लियर करके मैं दोबारा से लिख देती हूँ 58.44 या 5 whatever। तो ये जो है ये 2 ऑस्मोल के बराबर बनेगा, 2 ऑस्मोल के बराबर बनता है। वजह उसकी ये है कि whenever NaCl dissociates, it dissociates into 2 osmotically active solutes। सोडियम अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता है। दे आर osmotically active, they can individually act as active particles। That is the reason why स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद भी NaCl की जो है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 ऑस्मोल्स के बराबर है एज कंपेयर टू ग्लूकोज जिसकी 1 ऑस्मोल के बराबर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब आपको अगर समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अ सॉल्यूशन विद 1 ऑस्मोल सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर has your osmolality of 1 osmol per kg। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये किस तरह से डिस्कस करेंगे हम? मैंने क्या कहा अभी? अ सॉल्यूशन with 1 osmol solute in 1 kg of water जो कि आपका सॉल्वेंट है has osmolality of 1 osmol per kg। ठीक है जी।
और अगर सोल्यूशन ग्लूकोज का होगा इसका मतलब होगा 180 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज लेके उसको आपने 1 kg ऑफ वाटर के अंदर मिला दिया तो ये 1 ऑस्मोल पर केजी बन जाएगा। लेकिन जो है अच्छा इसके बाद फिर जो है अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1/1000 osmol solute in 1 kg of water has osmolality of 1 milli-osmol per kg। ठीक है जी। और ये कितना बना इसका मतलब क्या है 0.001 osmol of solute 1.001 osmol of a solute is in 1 kg जो है वो आपका वाटर में आप जो है डिसॉल्व करेंगे तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 1 मिली ऑस्मोल पर केजी की हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है जो अब जो असल जो कहानी है इस पूरी बैकग्राउंड बनाने के बाद तो असल कहानी है वो क्या है कि जो नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होते हैं उसके अंदर जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है यानी जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी extracellular fluid and intracellular fluid is 300 milliosmoles per kg of water। ठीक है जी। अब इसको आसान करने के लिए हम कह सकते हैं 0.3 osmol of solute in 1 kg of water। ठीक है जी। तो ये जो है आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर ये इस तरह से ये इसकी जरूरत क्या है हमें ये पता करने की जरूरत क्या है वो उसकी वजह ये है कि जब ये जो सोल्यूट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनकी बेस पर प्रेशर डेवलप होता है हमारी बॉडी में जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अच्छा अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अगली हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है रिलेशनशिप between osmolality and osmotic pressure। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रखा है कितना है वो 37 डिग्री सी का अगर तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो उसके ऊपर जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 ऑस्मोल पर लीटर ठीक है 1 ऑस्मोल पर लीटर ऑफ ब्लड जो है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 19,300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी के ऊपर 1 ऑस्मोल पर लीटर जो है वो कितना प्रेशर जनरेट करता है 19,300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का। ठीक है जी 1 ऑस्मोल ऑब्वियस बात है इसके नतीजे में 1 मिली ऑस्मोल कितना हो जाएगा 19.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है जैसे हमने बात की कि आपके जो सोल्यूट्स है नॉर्मल जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर वो कितना है 300 मिली ऑस्मोल्स का उनका वो है। तो आप इसको क्या करेंगे 19.3 मल्टीप्लाइड बाय 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी
ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड कितना बनेगा? Osmotic pressure of body fluids is 5790 millimeter of mercury. ठीक है जी, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ कि ऑस्मोलैलिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के ऊपर यानी 37 डिग्री सी के ऊपर एक ऑस्मोल पर लीटर जो है वो 19,300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, उसको अगर आप जैसे ऊपर हमने 1 ऑस्मोल के बाद फिर 1 मिली ऑस्मोल की बात की थी, तो 1 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है ऑब्वियसली वो कितना करेगा? 19.3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हमारी बॉडी में जैसा कि हमें मालूम है कि इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड के अंदर क्या चल रहा होता है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन चल रही है। ठीक है जी, तो अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर के हवाले से जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 मिली ऑस्मोल के ऊपर अगर 19.3 है तो 300 के ऊपर क्या होगा? 19.3 मल्टीप्लाइड बाय 300। जब उसको करते हैं तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड कितना कैलकुलेट हो आता है? 5790 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, अब इसको जो है इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है। जो हमारे पास जो कैलकुलेटेड जो बुक के अंदर आपको मिलेगा, जो फाइनल टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आपको जो बॉडी फ्लूइड्स का मिल रहा होता है, फाइनल टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आपको जो मिल रहा होता है वो कितना है? 5500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 5500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। इस वजह से कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एज वेल। तो वो बिल्कुल तमाम के तमाम जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर गिर जाता है। तो उसकी वजह से उसको राउंड फिगर में जो है वो हमने क्या रखा है कि आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा है बॉडी फ्लूइड्स का वो कितना है? 5500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये अपना फुल पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर रहा होता है। एज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर फ्लूइड्स इन किलोग्राम। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आई हो कि मैं ऊपर जो है केजी में बात कर रही थी और केजी में बात करते करते एकदम से मैंने जो है लीटर के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। अगर आप ये देखो, यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी तो मैं केजी ऑफ वाटर में बात कर रही थी, ठीक है, और यहाँ आके मैंने लीटर के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। तो आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी कि ये एकदम से चेंज क्यों आया, केजी से लीटर के ऊपर क्यों गए? अच्छा, मसला क्या है कि हमारे जो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनको केजी में तोलना जो है वो इतना आसान नहीं होता। सॉलिड मास जो होता है उसको तोलना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन लिक्विड को जो है वॉल्यूम के अंदर तोलना, जो वॉल्यूम के अंदर मेजर करना वो ज्यादा ईजी रहता है एज कम्पेयर टू जो है केजीज। तो इसकी वजह से मास, तो इसकी वजह से हमने क्या किया है कि डिफाइन कर रहे हैं हम ऑस्मोलैलिटी, जो कि हमने पहले भी डिफाइन की थी, ऑस्मोलैलिटी। इसको हमने बोला था कि ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। ठीक है जी, यू डिफाइन ऑस्मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ ऑस्मोल्स प्रेजेंट इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। लेकिन इसके बदले में जरा ज्यादा प्रैक्टिकल टर्म होती है ऑस्मोलैरिटी। ठीक है जी, जो कि डिफाइन करते हैं ऑस्मोल्स, नंबर ऑफ ऑस्मोल्स प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ पर केजी के बाद फौरन से मैंने स्विच किया था लीटर के ऊपर। यानी यूजुअली जो हम बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको हम लीटर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू द सॉल्यूशंस। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में ना आई हो, कोई भी चीज जो आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं, वो मुझे बता दीजिए।